आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अध्ययन किया था अभी तक भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में। आज हम लोग बात करेंगे उस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने वाले भाग के संबंध में, क्योंकि देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि अगर देश अखंड नहीं होगा तो इस देश को बुलंदियों पर पहुंचाना भी मुश्किलात होगा। तो अब क्या है, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक भाग का उपबंध किया है जिसे आपात उपबंध कहते हैं। क्योंकि देश में कुछ स्थितियां सामान्य दशाओं की होती हैं, जब सामान्य तरीके से देश चलता रहता है तब हिंदुस्तान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन जब देश में देश की एकता और अखंडता को खतरा हो उस समय देश संघात्मक स्वरूप को बदल करके एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सके। इस एकात्मक स्वरूप के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध के रूप में किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 के संबंध में। आपात उपबंध आपातकाल में देश की अखंडता को कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस संबंध में आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किए गए। कहां से? जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किए गए। तो यह ध्यान रखना है, जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किए गए। क्या ग्रहण किए गए? आपात उपबंध के संबंध में प्रावधान किया गया। अब यह आपात उपबंध के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 के संबंध में किया गया। अब 352 से 360 के संबंध में जो आपात उपबंध किए गए वो 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। 3 प्रकार के आपात कौन से होंगे? 3 प्रकार के आपात हैं। और इन आपातों की अगर बात करें तो ये आपात कैसे हैं, तो इनके संबंध में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 की बात करें, 356 में और 360 में अगर इसको देखें तो आप 352, 356, 360 अगर 4 आप प्लस करते चले जाएंगे तो तीनों कंडीशन मिले 52, 4, 56, 4, 60। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। किसका? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। यहां पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान किया गया। अब इन तीनों की बात करें कि राष्ट्रीय आपात कब लगता है, राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, तो कब राष्ट्रीय आपात लगेगा, कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और कब वित्तीय आपात लगाया जाएगा, इनके क्या क्या उपबंध और क्या क्या प्रावधान है, इसके संबंध में ही हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि कब राष्ट्रीय आपात और कब राष्ट्रपति शासन और कब वित्तीय आपात लगाया जाएगा। जब देश में देश की एकता और अखंडता को खतरा हो या देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, पहले इसके लिए आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऐसी कोई दशा या तो व्याप्त हो या व्याप्त होने की आशंका हो तो देश में राष्ट्रीय आपात लगा करके देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है। यहां पर बात करेंगे तो 356 में आपात शब्द का प्रावधान नहीं किया गया है, यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई। जब किसी राज्य का शासन संचालन संवैधानिक नियमों के अनुसार ना हो रहा हो, अर्थात संवैधानिक नियमों के अनुसार उस राज्य का शासन संचालन करने में उसके नीति नियंता सक्षम ना हो, तो संघ सरकार का दायित्व है या राष्ट्रपति का दायित्व है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सके केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो यहां पर बात की गई है राज्यों के संबंध में। इसके संबंध में अगर बात की जाए तो इसके संबंध में बहुत सारी आशंकाएं संविधान निर्माताओं की थी और वो आशंकाएं आज भी स्पष्ट होती हैं। जैसे आशंकाएं ये थी कि हो सकता है अनुच्छेद 356 का सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग अधिक हो। आज की अगर स्थिति में देखें तो आजादी के बाद राजनीतिक कारणों से विभिन्न सरकारों ने समय समय पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ही किया है, सदुपयोग बहुत कम हुआ है। तो इसके संबंध में क्या सदुपयोग क्या दुरुपयोग है, इसके संबंध में बात हम लोग आगे चल करके करेंगे। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं वित्तीय आपात के संबंध में। जब देश की वित्तीय साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू करके बहुत सारे पदाधिकारियों के संघ और राज्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तक के वेतन भत्तों में कटौती करके देश की स्थिति को या देश की वित्तीय साख को बरकरार रखने का प्रयास करेगा। ये संबंध, ये प्रावधान किए गए हैं। अब इन पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक के प्रावधान में। जैसे कि सर्वप्रथम हम लोग राष्ट्रीय आपात के संबंध में ही चर्चा करते हैं, तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और उसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
भाग 18 में क्या प्रावधान किया गया? आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के संबंध में। और ये कहां से? जर्मनी के वीमर संविधान से। कहां से आपात उपबंध ग्रहण किए गए? जर्मनी के किस संविधान से? वीमर संविधान से। और कितने प्रकार के आपात उपबंध का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के, 352, 356 और 360 में। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात का। और बहुत सारे क्वेश्चन केवल और केवल इसी फिगर से ही आपको मिल जाएंगे, बार बार जो पूछे जाते रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करें राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात के संबंध में क्या प्रावधान है, तो इस पर पुनः बात करें कि किन दशाओं में और कब कब लगाया जाता है, कब कब कैसे लगाया गया अब तक। तो देखेंगे अगर बात करें इस पर कि राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया और कैसे लगाया गया, इसके संबंध में क्या उपबंध किए गए, तो इसकी अगर चर्चा करें हम लोग तो ये प्रावधान क्या किए गए हैं, क्या नहीं किए गए, इस संबंध में बात करें तो यहां पर देखेंगे राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 में। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया। और राष्ट्रीय आपात कब लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात कब लगाया जा सकता है, इसके लगाए जाने के आधार क्या है? तो यहां पर अगर आधार की चर्चा करें तो ये 3 कंडीशनें दी गई। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो क्या दी गई है कि जब किसी देश से युद्ध हो जाए, यह युद्ध होने की आशंका हो। दूसरा, जब बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो, और या फिर आक्रमण होने की संभावना हो, या तो युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या होने की संभावना हो। और तीसरी स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर एक शब्द उल्लिखित था, आंतरिक अशांति। कौन सा? आंतरिक अशांति। और इस संबंध में अगर चर्चा करें आंतरिक अशांति के संबंध में तो यहां पर क्या किया गया? यहां पर अब संशोधन कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस पर क्या कर दिया गया? इसके जगह पर एक सशस्त्र विद्रोह शब्द का, सशस्त्र विद्रोह शब्द जब कहीं सशस्त्र विद्रोह होगा या होने की संभावना होगी तब लगाया जाएगा। अब आंतरिक अशांति शब्द भारतीय संविधान से 1978 के पश्चात नदारदीय निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो 3 आधार हो सकते हैं, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो, या फिर क्या है कि होने की आशंका हो। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसी राज्य या संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत के किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में या छोटे या बड़े क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया, कितनी बार लगाया गया, अगर इसको बात करें तो 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, चीन आक्रमण के समय, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। एस राधाकृष्णन जी थे, इनके द्वारा, राधाकृष्णन जी के द्वारा। अभी तक यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए, हो सकता है आपसे आगे प्रश्न पूछ दिए जाए। 1971 की बात करें, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, पाकिस्तान ने बाह्य आक्रमण किया, तब 1971 में, और 1971 में वीवी गिरि जी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरि जी राष्ट्रपति थे उस समय हिंदुस्तान के। और तीसरी बात करें तो 1975, देखा होगा बहुत सारा बात की जाती है, यहां पर बात की जाती है। तो 1975 में कौन राष्ट्रपति रहता है? तो 75 में राष्ट्रपति रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी। फखरुद्दीन अली अहमद जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी। अब देखिएगा 1962 में बाह्य आक्रमण, 1971 में बाह्य आक्रमण और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर दिया गया था। अगर आप बात करें, चर्चा करें तो खासकर एक दल के लोग इस आपातकाल से बहुत ही डरे रहते हैं और इसकी चर्चा सदैव करते रहते हैं। यहां पर बात करेंगे, एक बात आती है जिसे हिंदुस्तान में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी अर्थात इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने तानाशाही का रवैया अपनाया और उस तानाशाही के रवैये में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बहुत सारे लोग उसे काला कानून या काला शासन के नाम से या काले दिनों के नाम से उसे संबोधित करते हैं कि आपातकाल जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो ध्यान रखेंगे यहां बाह्य आक्रमण तो 3 बार, अब तक कब कब, तो कब कब का आंसर ये आपको मिल गया। कितनी बार अगर कहा जाए तो 3 बार राष्ट्रीय आपात हिंदुस्तान में लगाया जा चुका है। कब? 1962 में एस राधाकृष्णन जी जब थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा, 1971 में डॉक्टर वीवी गिरि के द्वारा और 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद जी जब राष्ट्रपति थे तब।
तो ये 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सका। राष्ट्रीय आपात कैसे लागू किया जाता है, इसकी क्या सिफारिश होती है, इसकी क्या घोषणा होती है, उसके लिए आगे चल करके अगर हम लोग बात करें कि किस किस आधार पर कैसे लगाया जाता है, तो आधार तो आपने ये पढ़ लिए हैं, कैसे और किस तरीके से इसका संचालन होता है। इसके लिए उपबंध अगर देखें तो क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब लिखित सिफारिश होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, लिखित सिफारिश के आधार पर, लिखित सिफारिश के आधार पर, तो ये लिखित सिफारिश क्या होगी, लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। और यह उद्घोषणा क्या होती है, पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। इस स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग चर्चा करें, बात करें, तो इस पर क्या उपबंध किए गए हैं, इस पर अगर देखेंगे तो यहां पर आपको 1 माह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 1 माह, और उसके पश्चात 6 माह, फिर उसके पश्चात 6 माह, और फिर उसके पश्चात 6 माह, इस तरीके से करके अनंत तक, ये अनिश्चित काल तक, कैसा, अनिश्चित काल तक, ये ध्यान रखना है, अनिश्चित काल तक इसे चलाया जा सकता है जब तक देश की स्थिति बेहतर ना हो जाए। 1 माह में जो इसका उद्घोषणा होती है, उद्घोषणा के 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर क्या करना होता है, राज्यसभा और लोकसभा को इसका अनुमोदन करना होता है। अनुमोदन अपने विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा को अनुमोदन करना होता है, और यह अनुमोदन जो होता है वो विशेष बहुमत से होता है। अब इस विशेष बहुमत पर अगर बात करें तो विशेष बहुमत क्या होता है, तो अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। अनुमोदन कैसा होगा, विशेष बहुमत से। यहां पर एक कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि हो सकता है उस समय लोकसभा विघटित हो या भंग हो। अगर लोकसभा विघटित या भंग है तो नई लोकसभा के गठन पर नई लोकसभा के गठन पर, नई लोकसभा जब गठित होगी, अगर ये नहीं है और नई लोकसभा गठित होगी तो उसे 30 दिनों के अंदर अपने विशेष बहुमत से इसे अनुमोदित करना होगा। अगर अनुमोदन हो जाता है तब ये 6 माह तक चलेगी, वरना समाप्त हो जाएगी। और हर 6 माह पर इसका अनुमोदन करके इसे आगे बढ़ाया जाता रहे। और राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में तब तक लागू रखा जाएगा जब तक कि देश की स्थितियां ठीक नहीं हो जाती। इसके लिए कोई अधिकतम समयावधि का प्रावधान नहीं किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को कि कितने समय तक और कैसे उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। कैसे करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा। उद्घोषणा 1 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो जाएगा, अनुमोदित होनी चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा। यदि लोकसभा नहीं है तो नई लोकसभा के गठन के साथ 30 दिनों के अंदर उसे अनुमोदित करना आवश्यक होगा। अब हम लोग बात करें कि अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है तब क्या प्रावधान होंगे, लागू होने पर क्या स्थितियां बनेंगी। तो अगर हम लोग बात करें लागू होने पर क्या स्थितियां बनेंगी, लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको देख लीजिए। एक तो लागू करने का, वापस किए जाने की बात करें, अगर उद्घोषणा को, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा को वापस लेना हो, वापस लेना हो, तो वापस लेने के लिए संसद के अनुमति आवश्यक नहीं, अनुमति आवश्यक नहीं, संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। उसे राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, अर्थात जब स्थितियां बेहतर हो। उसके बाद अगर बात करें कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहली, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। एक पहली बात ये ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। दूसरी चीज, संसद की विधायी शक्तियों का भी विस्तार हो जाता है। संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है, विधायी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। ये विधायी शक्तियां भी विस्तृत हो जाती। उसके बाद
अगर बात करें तो दो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, एक आर्टिकल 358 और 359, 358 और 359। 358 की बात करें तो क्या होता है कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये दो कंडीशन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, तब अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती। स्वतंत्रताएं क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती, स्वतः समाप्त हो जाती, स्वतः समाप्त हो जाती। ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार जब भी आपसे राष्ट्रीय आपात पूछा जाएगा तो 358 की चर्चा जरूर की जाती है। 358 की चर्चा पर अगर हम लोग बात करें तो 358 में क्या प्रावधान किए गए हैं कि जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया जाएगा, तब अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लोगों की स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर ये आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति शब्द अब नहीं है, यहां पर क्या है, बाह्य आक्रमण, अगर बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित नहीं होती है। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि युद्ध और बाह्य आक्रमण की ही स्थिति में ये स्वतंत्रताएं निलंबित होती। अगर बात करें अनुच्छेद 359 की, तो 359 में कहा गया है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर और फंडामेंटल राइट, और जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उनको निलंबित करने का आदेश दे सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें किए गए हैं, अनुच्छेद 359 में किए गए हैं। यह आपको ध्यान रखना है, 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य फंडामेंटल राइट निलंबित कर सकता है। तो यह उद्घोषणा का प्रभाव हो गया और उद्घोषणा के प्रभाव पर यह स्थितियां बनती। और एक बात यहां पर और जोड़नी होगी जिससे आप जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो उस समय क्या कर सकती है, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा एक लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रीय आपात के संबंध में। अब हम लोग अगर चर्चा करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन पर क्या उपबंध किए गए हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, इस संबंध में अगर देखें तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। 356 में क्या प्रावधान किया गया है, यह चर्चा करते। 356 राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रावधान करें तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार, या किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार संचालित ना हो रहा हो, या किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ये दो शब्द ध्यान रखने, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर यह भी शब्द प्रयोग किए जा सकते। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर या संवैधानिक नियमों के अनुसार शासन संचालन ना हो रहा हो, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उद्घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती।
इस सिफारिश के संबंध में अगर देखेंगे तो यह सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी? यह सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मौखिक रूप से भी की जा सकती है और इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। उद्घोषणा कौन करेगा? उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति जो ये उद्घोषणा करेगा राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करेगा, इस उद्घोषणा के लिए 2 माह का समय होगा। कितना? 2 माह का समय होगा और 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को इसका अनुमोदन करना होगा। क्या करना होगा? अनुमोदन करना होगा और ये अनुमोदन एक साधारण बहुमत से, कैसे किया जाएगा? साधारण बहुमत से। वहां पर आपने देखा था विशेष बहुमत का प्रावधान है, यहां पर साधारण बहुमत से किया जाएगा और इसके पश्चात ये 6 माह तक संचालित होगा। फिर 6 माह, फिर अनुमोदन, फिर 6 माह, फिर अनुमोदन और ऐसा करते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष अधिकतम, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 माह तक, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। क्या होगा? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, हाँ यहां पर एक ध्यान रखना है बात कि संवैधानिक तंत्र विफल हो और उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करे, उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि उस राज्य में संवैधानिक नियमों के अनुसार संचालन नहीं कर रहा है, चल रहा है, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा। उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ऐसी उद्घोषणा का 2 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है और 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से उसका अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन कैसे होगा? साधारण बहुमत द्वारा होगा और ऐसे अनुमोदन के पश्चात 6-6 माह के टाइम पर 6-6 माह उसका संचालन बढ़ाते हुए, अनुमोदन करते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक राज्य ऐसा है जहां पर 3 वर्ष से ज्यादा के लिए भी संविधान में उपबंध किया गया है। तो अगर आप देखेंगे पंजाब राज्य के संबंध में, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जहां पर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। अब इसकी उद्घोषणा के संबंध में अगर वापस लेने के संबंध में प्रावधान करें या बात करें तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कभी भी वापस कर सकता है, इस उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है और ऐसी उद्घोषणा वापस लेते समय संसद के अनुमोदन की या संसद की अनुमति की आवश्यकता या केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश या किसी प्रकार की सिफारिश के लिए आवश्यक नहीं है कि उससे सिफारिश ली ही जाए या अनुमति ली ही जाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष के लिए हो सकती है और इसके संबंध में अन्य उपबंध जो ऊपर दिए गए हैं इनको ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव के संबंध में देखें क्या प्रभाव होगा। तो प्रभाव पर क्या होगा? प्रभाव तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय प्रभाव क्या होगा? तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियों का संचालन, शक्तियों का संचालन, शक्तियों का संचालन, संचालन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाएगा। संचालन राष्ट्रपति कराएगा और राष्ट्रपति जब ये कराएगा तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से संचालित करा सकता है या अन्य किसी पदाधिकारी के माध्यम से भी संचालित करा सकता है। दूसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती और संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून संचालित होंगे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल या विधायिका शक्तियों को संसद को सौंप सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये 2 शक्तियां तो हो सकती हैं, लेकिन तीसरा ध्यान रखेंगे राज्य के हाई कोर्टों के संबंध में। हाई कोर्ट अर्थात न्यायिक शक्तियों के संबंध में, न्यायिक शक्तियों के संबंध में
न्यायिक शक्तियों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप राष्ट्रपति का नहीं होता है। न्यायिक शक्तियों पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप वहां पर नहीं किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन के संबंध में उपबंध किए गए। अब अगर हम लोग बात करें वित्तीय आपात के संबंध में, तो ये दो प्रकार के शासन हो गए। वित्तीय आपात के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, वित्तीय आपात 360 के संबंध में देखते हैं। वित्तीय आपात की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में अभी तक 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की वित्तीय साख इस स्तर पर खराब नहीं हुई। वित्तीय आपात के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 360 में किया गया है। 360 में किया गया है जब भारत की वित्तीय साख को खतरा हो, भारत की वित्तीय साख को खतरा हो, वित्तीय साख को खतरा होने पर, साख खतरा होने पर या साख खतरे में होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाएगी और यह उद्घोषणा की जाएगी और यह उद्घोषणा 2 माह के अंदर 2 माह में लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदित होनी आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा से इसका अनुमोदन आवश्यक है। यह अनुमोदन जो होगा वो साधारण बहुमत से होना चाहिए, साधारण बहुमत से हो जाए, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से हो जाए। अगर यदि लोकसभा किसी कारण से भंग या विघटित है, लोकसभा उस समय नहीं है, तो राज्यसभा के अनुमोदन से ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्तित कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा उसे 30 दिनों के अंदर ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन आवश्यक होगा। अगर अनुमोदन हो जाएगा तब तो वो चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 2 माह के पश्चात ये अनवरत रूप से तब तक चलती रहेगी, अनिश्चित काल के लिए। इसका भी कोई काल निश्चित नहीं किया गया है, अर्थात इस पे 6 माह के अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। अनिश्चित काल तक वित्तीय आपात को लागू किया जा सकता है जब तक कि देश की वित्तीय साख ठीक ठाक स्थिति में ना आ जाए। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि वित्तीय आपात लागू करना पड़े, तो इस 360 का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि अगर वित्तीय आपात लागू होता है, अनुच्छेद 360 लागू होता है, तब इसका प्रभाव क्या होगा या वित्तीय आपात का प्रभाव क्या होगा। तो वित्तीय आपातकाल के समय क्या किया जा सकता है, राज्यों के द्वारा जो वित्तीय सिद्धांत हैं उनको निर्देशित किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। यहां पर अगर बात करें इसका प्रभाव, वित्तीय आपात का प्रभाव क्या होगा, तो इस प्रभाव पर अगर चर्चा करें तो नंबर 1 हम ये कर सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को ऐसे वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश किया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्यों को वित्तीय औचित्य से संबंधित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के संबंध में निर्देश दिए जा सकते। अगर दूसरी बात करें कि दूसरा प्रभाव क्या होगा, तो यह होगा राज्य सरकारों के अंतर्गत, राज्यों के अधीन सेवा करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती, वेतन भत्तों में कमी की जा सकती। ऐसा ही उपबंध किया जा सकता है केंद्र के संबंध में। तीसरा अगर कहें तो यही बात आप जोड़ सकते हैं कि संघ के अधीन
सर्विस करने वाले या सेवा देने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य के अधीन सेवा करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है और राज्य के अधीन, संघ के अधीन कार्य करने वाले, अधीन सेवा करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि यह ध्यान रखेंगे, अगर चौथे पायदान पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है। वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, भत्तों में कमी की जा सकती है। अगर अगले बिंदु पर बात करें तो राज्यों के जो वित्तीय विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक होंगे, उन्हें भी राष्ट्रपति के अनुमति हेतु आरक्षित रखा जा सकता है। इस संबंध में वित्तीय आपात 360 में उपबंध किए गए। तो यह भाग आपात उपबंध के संबंध में था। ये प्रावधान जो आपको बिंदुवार बताए गए। अगर कहीं किसी को और कोई समस्या होती है और जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।